थोड़ी होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास। देख, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में, मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आएगा। देखिए ना, कॉपी पेन थोड़ा सा बंद कर दीजिए। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। सातवाहन वंश हम पढ़ चुके हैं। सातवाहन वंश के बाद जो वंश हमें मुख्यतः पढ़ने को मिलता है वो वंश का नाम है कुषाण वंश। कौन सा वंश? अगर हमें कुषाण वंश को पढ़ना है तो ऐसे डायरेक्टली छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसको भारत के संदर्भ में पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, भारत का इतिहास होगा तो छत्तीसगढ़ का इतिहास का हिस्सा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? कि छत्तीसगढ़ कहीं इंडोनेशिया से आकर के भारत में चिपका तो नहीं है बाद में। भारत का ही इतिहास है, वो थोड़ा अलग होकर के कहां बन गया? छत्तीसगढ़ का इतिहास बन गया। तो इसे दो संदर्भों में पढ़ेंगे हम। पहला क्या पढ़ेंगे? भारतीय संदर्भ में। कौन से संदर्भ में? भारतीय संदर्भ में। देखिए, भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो अलग पढ़ेंगे ना, और एक संदर्भ हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। किसके इतिहास में? छत्तीसगढ़। तो जब हम भारतीय इतिहास की संकल्पना करते हैं तब हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? कि मौर्य काल के बाद भारत में दो तरीके के राजवंश हुए। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक जो यहीं के क्षेत्रीय थे, भारत के ही थे। दूसरा भारत में विदेश से आए हुए लोगों का राज। तो भारत के क्षेत्रीय राजवंशों में अगर हम ध्यान से देखें तो उनमें कौन कौन आता है? तो सबसे पहला आता है शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है आपका कण्व वंश। क्षेत्रीय राजवंश की बात करें ना, अगर हम राजवंशों को विभक्त कर दें मौर्योत्तर काल के बाद, किसके बाद? मौर्योत्तर काल के बाद। दो तरीके से, एक तो यहीं के क्षेत्रीय, दूसरा विदेशी, है ना। इसको विदेशी बोल देता हूं, इसको देशी बोल देता हूं। मतलब देशी मतलब यहीं का, ठीक है। तो देशी में सबसे पहला क्या बोला मैंने? शुंग बोला। शुंग के बाद कण्व, है ना। कण्वा मत बोल देना, कण्व है ये, ठीक है। क्या है? कण्व। उसके बाद यहीं से हमने एक राजवंश के उदय के बारे में पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं सातवाहन। कौन सा? सातवाहन, है ना। हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया, सातवाहन वहां से कौन कौन थे, कैसे कैसे आए, क्या क्या हुआ। और इसके पहले एक और चीज पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ा था? चेदी वंश। कौन सा वंश? चेदी, या फिर इसको बोलते हैं महामेघ वंश। कौन सा वंश? महामेघ वंश। अब देखिए, ये तो हो गए यहीं के, लेकिन इसके साथ साथ भारत के बाहर से भी आए थे। कोई यूनान से आया, कोई रोमन से आया। वो लोग कौन कौन थे? तो देखते हैं। तो विदेशी शासकों की बात करें तो सबसे पहला जो शासनकाल हमें देखने को मिलता है वो होता है इंडो ग्रीक, है ना। कौन सा? इंडो। आपने ये वाली चीजें बहुत देखी होंगी ग्रीक के दौर में, जो चीजें थी ना, जैसे यूनान वगैरह थी, यूनानी। तो भारत में बहुत पहले से ही भारत में क्या हो रहा है? विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, हमें पता ही है। सबसे पहला आक्रमणकारी हमने, उससे पहले भी आए होंगे, लेकिन हमें याद रहता है कि सिकंदर था। कौन था? सिकंदर, है ना। रोमन साम्राज्य और मेसोपोटामियन साम्राज्य से होते हुए इधर 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 कहां पे आए? पूरा भारत में आया। और पूरस ने आकर के क्या किया? लड़ाई लिया। कौन सी नदी थी? तो वो रावी नदी या शायद कोई नदी थी ना, तो उसके आसपास के, है ना। कौन सी नदी थी? व्यास नदी, हाँ सॉरी, व्यास नदी के आसपास लड़ाइयां लड़ी। बहुत हार गया वो, बहुत ज्यादा। अच्छा मतलब जीत तो गया बेसिकली, बट वो वापस चला जाता है। कौन? सिकंदर। इसलिए कहावत भी बनी है, जो जीता वही सिकंदर, यानी भारत जो जीत जाएगा वही क्या बनेगा? सिकंदर बनेगा। जीता था या नहीं जीता था, ये प्रश्न है, खड़ा होता आज भी। वहां के लोग कहते हैं कि जीत गया था, नहीं नहीं नहीं, हम लोग कहते हैं कि नहीं जीता था, पोरस ने तो मार मार के भगाया था। इसके बाद एक वंश आता है जिसको हम बोलते हैं शक वंश। कौन सा वंश? शक, है ना। यहाँ पे शुंग, यहाँ पे शक, ठीक है, ध्यान रहे। उसके बाद एक वंश है पार्थियन वंश। कौन आता है इसके बाद? पार्थियन। ध्यान रहे, इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें, इन सब वंशों के बारे में नहीं पढ़ना है। हम अभी जो मेन कहानी है ना उस पर आएंगे।
अगला जो वंश है पार्थियन वंश के बाद जो आता है वो आता है कुषाण वंश। कौन सा आता है? कुषाण। यही है हमारी मेन कहानी, ये इसके बारे में समझना है। तो रेफरेंस दरअसल ये था कि ये विदेशी यानी विदेश से आए हुए राजवंशों में से एक था। समझ गए? अब भारत की अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं? भारत की, कि भारत में कुषाणों का जो राजवंश है वो कैसे स्थापित हुआ, कैसे स्टेबलाइज्ड हुआ, उसकी बात हम थोड़े से करते हैं। देखो, शक है ना, जो शक वंश था, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, एक अगर पन्ना पलट दे तो शकों को हरा करके कौन बन जाता है? पार्थियन या पल्लव साम्राज्य क्या होता है? स्थापित होता है। और पल्लव या पार्थियन साम्राज्य को ही हरा करके क्या बनते हैं? कुषाण अपने साम्राज्य का उदय करते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा राजा था वो? तो कुषाणों का जो समय काल अगर हम ध्यान से देखें भी तो कब से स्टार्ट होता है? 15 ईस्वी से। कब से? 15 ईस्वी से लगभग माना जाता है 150 ईस्वी तक था। ईसा पूर्व बोल दिया, सॉरी ना, ईस्वी तक था। 150 या 150 तक था नॉर्मली। कब से कब तक? 15 से यहां तक माना जाता है। और इसके सबसे पहले जो राजा थे उसका नाम अगर हम देखें तो कुजुल कडफिस। क्या नाम है? कुजुल कडफिस। कडफिस कडफिस ऐसा करके याद करना। तो 15 ईस्वी में एक राजा होता है कुजुल कडफिस। इससे पहले एक और चीज देखो यार, रुको, देखो भारतीय संदर्भ में क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले ये देखो कि शासन जो है कब स्थापित हुआ। दूसरे बात क्या देखो कि किसने स्थापित किया, है ना, किसने स्थापित किया, राजा कौन कौन थे, ये भी तो महत्वपूर्ण है। और क्या हो सकता है? तो शासन काल में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं क्या, ये चीजें पढ़ना जरूरी है। और क्या होगा? तो पतन कैसे या कौन किया रहा होगा। इतने सारे संदर्भों को समझते समझते बीच बीच में और कुछ आएगा तो उसको देखते जाएंगे। तो सबसे पहले कब की बात की थी मैंने? कब कब, कब हुआ था ये, है ना, कब हुआ था? 15 ईस्वी से 150 ईसा के आसपास माना जाता है। अब अगर हम बात करें किसने किया था, तो किसने किया था? कुजुल कडफिस। क्या नाम है? कुजुल कडफिस। कुजुल कडफिस ने क्या की? इस साम्राज्य की स्थापना की। कौन, किसको हरा करके? पार्थियन या फिर पल्लव साम्राज्य को हरा करके क्या की? भारत स्थापना की। अब एक और चीज इसमें देखो कि ये मूल कहां से थे। इनका मूल बेसिकली चाइना से था। कहां से था? चाइना, तुर्किस्तान। कहां से? तुर्किस्तान। चाइना के तुर्किस्तान वाले इलाके से इनका जन्म हुआ। मुख्यतः माना जाता है कि यहीं से उठ करके ये आए थे। अब ये कहां पे है? तो आपने भारत का नक्शा देखा होगा, कुछ इस तरीके से है ना। तो ये वाले इलाके के अगर हम ऊपर चले जाएं, है ना, यहाँ पे, और इससे ऊपर पंजाब, तक्षशिला, उससे ऊपर, तो वहां पे तुर्कमेनिस्तान, है ना, कजाकिस्तान वाले इलाके के आसपास के जो इलाके है ना, उस इलाके में जो चाइना का दबदबा था, उस इलाके से क्या होता है? इन लोगों का उदय होकर के भारत में आते हैं। कब आते हैं? तो 15 ईस्वी से 150 ईस्वी के आसपास। कौन आता है? तो क्या नाम है? कुजुल कडफिस। अगला, इस वंश के राजा के बारे में अगर हमें जानना है तो अगर हम वंशावली की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले कौन आता है? कुजुल कडफिस। कौन आता है? कुजुल। काजल मत बोलना, क्या नाम है? कुजुल। क्या नाम है? कुजुल कडफिस। कुजुल कडफिस जो होता है मुख्यतः बेसिकली क्या होता है? एक बहुत दिनों तक राज करता है ना, क्योंकि स्थापना इसी ने की होती है। धीरे 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 करके साम्राज्य को विस्तार करता है। कहां तक लेकर के जाता है ना। तो ये 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक, कब तक? 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक ऐसा प्रमाणित प्राप्त होता है कि राज किया होगा इसने लगभग। उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या करता है? व्यापार को स्थापित करता जाता है। व्यापार कहां तक बढ़ाता है? तो ये अपने व्यापार को भारत से रोमन साम्राज्य तक लेकर के जाता है। क्या लेकर के जाता है? रोमन साम्राज्य। सोचो, एक ऐसा राजा जो व्यापार को बढ़ावा दे रहा है और कहां तक लेकर के चला गया? रोमन साम्राज्य। हमने वाकाटक वंश अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन सातवाहन वंश पढ़ लिया है। सातवाहन वंश में हमने देखा है कि वो सोने के सिक्के गढ़वाते थे और हमें रोमन के सिक्के भी मिले हैं। यस और नो?
तो व्यापार के साक्ष्यों की वजह से हमने देखा है कि ये विदेशी लोग ही क्या करके आए थे, है ना, उन्हें चाहिए थे सोने के सिक्के, तांबा वांबा कुछ नहीं। इसलिए क्या किया, रोमन लिपि में क्या करते थे, सिक्के गढ़ने का काम करवाना प्रारंभ किया। बहुत सारे सिक्के बनवाए, बहुत सारे सिक्के। उसके बाद क्या आता है, दौर बदलता है, बेचारा मर जाता है। उसके बाद अगला जो राजा बनता है उसका नाम है विम कटफिश। क्या नाम है ना, विम्बार, माफ करना राजा, लेकिन क्या नाम है, विम कटफिश। ठीक है, क्या है, तो ऐसा याद करना, कुकरी खा के विम से साफ करना, कुछ भी हो सकता है ऐसा याद करने के लिए, क्या याद कर सकते हो, है ना। तो कुजुल कटफिश के बाद विम कटफिश क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। कब से कब तक बनते हैं, तो इसके 1-2 साल, देखो 65 से 75 के आसपास ये क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। 65 से 75 तक, ज्यादा साल राज नहीं किए, लेकिन उनके टाइम में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है साम्राज्य का विस्तार। क्या होता है, साम्राज्य का विस्तार। और यहीं से प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ के इतिहास का। क्या होता है, इन्होंने विस्तार किया तो इन्होंने तक्षशिला प्लस पंजाब पर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, है ना। और कब्जा करते ही क्या किया, भारत के बाकी क्षेत्रों के साथ व्यापार स्थापित करने की कोशिश की। क्या की, व्यापार स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि व्यापार के ही साक्ष्य मिले हमें। इस राजवंश के सिक्के मिलते हैं, क्या मिलते हैं, सिक्के छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। कहां पे, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं, अभी जब हम छत्तीसगढ़ में आएंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में क्या मिलते हैं, इसके व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। इन्होंने क्या किया, जीता, जीतने के बाद क्या लगा होगा इनको, थोड़े दिन बाद व्यापार फैलाना चाहिए, तो पूरे देश में क्या किया, जो जो सामान अच्छा लगता है मंगाओ। हाँ, छत्तीसगढ़ से क्या मिलता है, छत्तीसगढ़ से कुछ भी मिलता हो तो मंगाओ। उन चीजों के साथ व्यापार स्थापित करने की कोशिश की। दूसरा, धार्मिक, है ना, धर्म की भी तो अदला बदली होती होगी, धर्म के लिए भी तो आना जाना या आवागमन होता होगा। और हमें पता है कि बौद्ध धर्म उस समय छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा फला फूल रहा था, इसलिए हो सकता है कि ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी यहाँ पे आए हो, या फिर बौद्ध भिक्षा ग्रहण करने के लिए, या फिर कुछ भी हो सकता है, अंदाजा हम लगा सकते हैं। आगे हम बात करें तो कुजुल कटफिश क्या करता है, अपने आप को एक छोटी सी उपाधि देता है। कौन सी उपाधि, महेश्वर की उपाधि देता है। क्या देता है, महेश्वर। इससे ये पता चलता है कि ये शैव धर्म को मानने वाले लोग थे। कौन से लोग थे, शैव धर्म, क्योंकि महेश्वर किसका नाम है, भगवान शंकर का नाम है। तो भगवान शंकर के नाम पर ही अपना नाम रखता है, क्या नाम रखता है, महेश्वर। उपाधि देते हैं, कई बार अपने आपको बहुत अजीब अजीब उपाधि देते हैं, कहीं महामंडलेश्वर, कहीं मंडलेश्वर, कहीं, है ना, बहुत सारे लोग अपने आप को क्या कह देते हैं, महेश्वर की उपाधि प्रदान करते हैं, कि मही राजम, मही भगवान तुम्हारे, है ना। कभी कभी तो लगता है कि अपुनिच ऐसा वाला है सही। उसके बाद राजा बदलता है, दौर बदलता है। उसके बाद कौन बन जाता है, कनिष्क। कौन बन जाता है, कनिष्क। सबसे महानतम राजा होता है कौन से वंश का, कौन से वंश का, कुषाण वंश। सबसे महानतम राजा, जिसके बारे में आज भी हम जानते हैं, आज भी हम पढ़ते हैं। और तो और इसके द्वारा चलाया गया जो कैलेंडर है वो भी हम यूज करते हैं एज शक संवत। कौन सा संवत, शक संवत। ठीक है, इसके राज्य के समय बहुत सारी विस्तार हुई पूरे साम्राज्य का। कनिष्क का क्या हो गया, बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, और इसने क्या कर दी, पूरे के पूरे उत्तर भारत में जो पाटलिपुत्र तक का इलाका है ना, उसने अपने कब्जे में ले लिया था। कई विद्वानों को अलग अलग राज्यों से उठा करके अपने मंत्री गण में स्थापित किया, जिसमें से प्रमुख अगर हम 2 नाम देखना चाहिए तो एक का नाम आता है नागार्जुन, दूसरे का नाम आता है आपका चरक। क्या नाम आता है, चरक। आपने देखा होगा, है ना, मंत्रीगण में अगर हम ध्यान देखें तो चरक क्या थे इनके, है ना, राजवैद्य थे। क्या थे, राजवैद्य हुआ करते थे। तो चरक संहिता भारत के लिए आज भी आयुर्वेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके तहत क्या पढ़ाई जाती है, आयुर्वेद की शिक्षा पढ़ाई जाती है। चरक, और उसके बाद नागार्जुन को भी क्या कर दिया था आपने, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन, नागार्जुन को भी क्या किया आपने, राज दरबारी के तहत इन्होंने अपना स्थान प्रदान किया था। और क्या हुआ, इन्होंने एक कैलेंडर स्थापित किया जो 78 ईस्वी पूर्व ईसा में स्थापित हुआ था। कौन सा, शक संवत। कौन सा संवत,
शक संवत। आपके घर में बाबूलाल का कैलेंडर है सभी के घर में, जा करके देखना कौन सा साल चल रहा है। 1900 कुछ चल रहा होगा, आज 2000 कितना चल रहा है, 75 ना, सॉरी सॉरी 2025, 75 बोलता मैं भी। 2025 माइनस 78 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2025, हाँ 2025 नहीं, हाँ 25 माइनस 50, 75 कर दिया, 78, 47, 1947 आसपास चल रहा होगा उसमें, देखना। ठीक है, तो शक संवत किसने बनाया था? कनिष्क के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, समझ गए। ये तो था भारतीय संदर्भ में कि कनिष्क आया, कनिष्क ने बहुत सारा काम किया, है ना। देखो, इसकी राजधानी की अगर हम बात करें कनिष्क की ही, तो अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो पेशावर था। क्या था? पेशावर था। उसके बाद क्या था? मथुरा, है ना, मथुरा था। इन दोनों जगहों पर इसकी क्या थी? राजधानी होने का प्रमाण मिलता है कि कनिष्क की जो राजधानी थी, एक तो पेशावर, दूसरा क्या था? मथुरा हो सकता है। बौद्ध धर्म का प्रचार किया इसने। सहिष्णु राजा था। क्या था? सहिष्णु, मतलब सभी धर्मों को सम्मान देता था, सब लोगों को। ऐसा ऐसा नहीं कि कोई दूसरा धर्म वाला आ गया तो उसको मार काट के फेंकवा दिया, ऐसा कुछ नहीं। राजा बहुत उदार था, सारे धर्मों का सम्मान करता था, सारे धर्म क्या करता था? अपने राज्य में पनाह देता था। कनिष्क की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद राजवंशों में एक नाम आता है वशिष्ठ। क्या नाम है? वाशिष्ठ, है ना, वाशिष्ठ, वशिष्ठ या वाशिष्ठ, क्या नाम आता है? वाशिष्ठ। अगला जो राजा बनता है वाशिष्ठ, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये कि ये थोड़ा कमजोर शासक रहा होगा, ज्यादा शासनकाल इसका रहा नहीं होगा। और इसके बाद वाशिष्ठ के बाद आता है हुशिष्ठ या हुविष्ठ है क्या? हाँ हुविष्ठ। क्या नाम है? हुविष्ठ। क्या है? हुविष्ठ। वाशिष्ठ के बाद हुविष्ठ का आता है, उसके बाद आता है वसुदेव। क्या नाम आता है? वसुदेव, वासुदेव। वासुदेव जो होता है कनिष्क के साम्राज्य का या फिर कुषाण वंश का अंतिम शासक कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतिम शासक, अंतिम शासक कहलाता है। इसका जो समय काल है वो लगभग माना जाता है 130 ईसा से 150 ईसा पूर्व तक, ईसवी तक, सॉरी ना, 130 ईसा से 150 ईसा तक माना जाता है। क्या आपको यहाँ पे समझ में आया जो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक राजवंश विदेश से आया, भारत में अच्छे से स्टेब्लिश किया, और उसका प्रभाव हमें छत्तीसगढ़ पर भी देखने को मिलता है। भारत के संदर्भ में तो मिलता ही है, विदेशों से आए हुए कुछ राजवंश भी यहाँ पे राज करते हैं और अच्छे तरीके से अपना साम्राज्य बनाते हैं, और एक नया कैलेंडर भी हमें देकर के जाते हैं। क्या? कौन सा कैलेंडर? शक संवत। कौन सा? शक संवत। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में कि प्रमाण किस किस राजा के मिले हैं, तो मुख्यतः हमें विमकत्पिस को पढ़ना पड़ता है और कनिष्क को देखना पड़ता है, क्योंकि इसी के ही प्रमाण मिले, और किसी के मिले नहीं है। या तो हो सकता है कि किसी और राजवंश ने उनको भगा दिया होगा, या तो हो सकता है कि वो खुद ही छोड़ करके चले गए होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ उनको उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं होगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ मिलता नहीं है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। देखो, कलाकार आदमी हो ना तो कुछ भी कर सकता है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखो तो कैसे आया होगा। एक छोटी सी कहानी है, विमकत्पिस। विमकत्पिस क्या करता है? देखता है जब वो भारत विस्तार पर निकलता है तो देखता है पंजाब मस्त हरियाली वाला क्षेत्र है ना, नदी है बहुत सारी, तो वो धीरे 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 गंगा के मैदान की ओर बढ़ने लगता है। गंगा के मैदान में तो उसको इतनी सारी जमीन दिखती है, वाह इतना सारा जमीन, यहाँ पे तो खेती और भी ज्यादा होती होगी। तो धीरे धीरे सरकते सरकते क्या करता है, वो व्यापार स्थापित करना चाहता है और गंगा के मैदान के सहारे नीचे और आने लगता है। थोड़ा थोड़ा नीचे आते हो उसकी, है ना, पकड़ कहाँ पे आती है? तो दक्षिण कौशल पर आती है। दक्षिण कौशल जो उस समय कलिंग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, मैंने आपको पहले बताया है। तो कलिंग पर जाती है, जिस पर विजय किसने की थी? अशोक ने की थी। हाँ याद करो, है ना, अशोक साम्राज्य ने, सम्राट ने किस पर विजय अभियान चलाया? कलिंग पर। उसकी नजर पड़ती है कि इस पर भी व्यापार हम स्थापित कर सकते हैं। तो खासकर उत्तरी भाग में, है ना, तो उत्तर कौशल गंगा के उत्तरी मैदान, दक्षिणी कौशल गंगा के दक्षिणी मैदान के नीचे, वहां पर क्या करता है? वो अपना व्यापार स्थापित करने के लिए कुछ कुछ चीजें करता है। वहां के राजवंशों से भी स्थापित करता है, सातवाहनों, है ना, अभी तक तो वंश धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं, इन वंशों के साथ गठबंधन करता है ना। और इसका सहारा क्या बनता है? तो सहारा बनता है धर्म।
बौद्ध धर्म, वो क्या करता है, बौद्ध धर्म का संरक्षण देने के लिए सामने आता है। तो यहां तक की कहानी ये रही। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में कुछ महत्वपूर्ण चीजों की, छत्तीसगढ़ क्या ये समझ पाए, कौन लाया, विम कद फिश, क्या नाम है, विम कद फिश। छत्तीसगढ़ में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, विम कद फिश को दिया जाता है। अगला कैसे लाया होगा, समझ गए, व्यापार के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, और एक तो हो सकता है कि विस्तार, साम्राज्य विस्तार के माध्यम से। तीन तरीके हो सकते हैं और कुछ नहीं। कब लाया होगा बताओ, छत्तीसगढ़ में कब लाया होगा ये, तो विम कद फिश कब आया, 65 है ना, 65 से 75 तक ही तो था। तो इसी के दरमियान ही छत्तीसगढ़ में क्या होता है, कुषाण राजवंश धीरे धीरे कर क्या होते हैं, अंदर आते हैं। उसके बाद राज्य सॉरी, इन दोनों के अगर हम राजा की बात करें, यानी प्रमाण के तौर पर अगर हम राजा को देखते हैं, तो राजा कौन कौन से हुए हैं, एक तो भीम खुद हुआ है, दूसरा कौन आएगा, कनिष्क, कौन आता है, कनिष्क। कनिष्क के बाद जो क्या नाम बताया था मैंने, वशिष्ठ बोला था क्या, वाशिष्ठ है ना, उसका ध्यान उतना रहा नहीं बेचारा, तो वो छोड़ देता है, चलो जाने दो, एक आध राज्य चाहता भी तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करके छोड़ देता है और चुपचाप अपना साम्राज्य चलाने लगता है। कनिष्क बेसिकली बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। साक्ष्य, अब देखो इसको बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाले प्रश्न बनते हैं, साक्ष्य क्या क्या है, यानी आप बोल रहे हो सर इसका प्रमाण भी तो होगा, तो पहला प्रमाण है आपका तुरतुरिया सॉरी तेलीकोटा नामक जगह से, कहां से, तेलीकोटा, तेलीकोटा, खरसिया जिला, खरसिया रायगढ़ जिला, कौन सा है, तेलीकोटा, खरसिया रायगढ़ से। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां से क्या मिला है पता है, सबसे पहले यहां से मिला है सोने का सिक्का, क्या मिला है, सोने का सिक्का, जिसको किसने गढ़वाया था, तो सबसे पहला वाला कौन था, कौन था, कौन था, कुजुल, है ना, क्या नाम है, कुजुल। देखो सोने का सिक्का गढ़वाने का काम कनिष्क ने भी किया है, लेकिन कुजुल या फिर कनिष्क दोनों के सिक्के हो सकते हैं, किसका सिक्का है उतना अंदाजा लगाना मुश्किल है, परंतु हमें पता है कुजुल ने क्या किया था, बहुत सारे सिक्के गढ़वाए थे। इसका कारण क्या था, उसको विदेश से व्यापार स्थापित करना था, उसको छत्तीसगढ़ का माल कहाँ बेचना है, विदेश में बेचना है। यहाँ छत्तीसगढ़ में चाइना का माल नहीं बिक पा रहा है, ठीक से बिक पा रहा है क्या, यहाँ डोगरी लोग बड़े हरामी, ठीक है, कुजुल है ना, और क्या है, कनिष्क। देखो कुजुल क्या हुआ, इन दोनों के सिक्के मिले, कहां मिले हैं, तेलीकोटा, खरसिया रायगढ़ से मिला है, सोने के सिक्के, सबसे पहला सोने का सिक्का मिला है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे प्रमाण की, अब दूसरा मिला है आपको, दोनों मिले हैं तांबे के सिक्के, क्या मिले हैं, तांबे के सिक्के। देखो बिलासपुर जिला मल्हार के आसपास के क्षेत्रों से, झाजापुरी, पेंडरवा, बिलासपुर, क्या नाम है, झाजापुरी, पहला क्या है, झाजापुरी, पेंडरवा, बिलासपुर। इन इलाकों से आपको क्या मिला है, तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब देखो बात दरअसल ये है कि जब कनिष्क का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब सोने की अकाल जैसे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी ना, तब उसने देखा कि रोमन शैली के अगर मैं तांबे के सिक्के गढ़वा दूं तो, है ना, रोमन शैली मतलब गोल करके उसमें कुछ छापा मार के, और क्या कर सकता हूं, जैसे आज के सिक्के होते हैं ना जिसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है, कुछ ना कुछ अंकित होता है, छापा मार के अपना नाम बता दूं, अपना फोटो डलवा दूं, ऐसा क्या करता है वो, तांबे, क्योंकि तांबा सस्ता है, तो तांबे के सिक्के क्या करता है वो गढ़वाता है, कांस्य, तांबा, इन चीजों के सिक्के क्या करता है वो गढ़वाता है। और कहां मिला है उसका प्रमाण, झाजापुरी, पेंडरवा, बिलासपुर में उसका प्रमाण मिला है। और कहां मिला है, तो कोरबा में मिला है, कहां मिला है, कोरबा। अब देखो ध्यान से, कोरबा में क्यों मिला है, इन तीनों इलाकों में बार बार इन्वेड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे मिलता है छत्तीसगढ़ का सबसे अमूल्य धन, कोयला, बॉक्साइट वगैरह वगैरह जो खनिज लवण है, और यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है। यहाँ क्या था, उस समय का राज्य जो स्थापित था, वहां से क्या कर सकते हैं, खाने पीने की चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर की देशों में, रोमन साम्राज्य में
अब मिट्टी में रेत में थोड़ी ना कोई उगाता है, तो वहां से सोना तो मिल जाता था। यहाँ से वो लोग क्या ले जाएंगे, चावल ले जाएंगे, खाने पीने की चीज ले जाएंगे, है ना, और क्या ले जाएंगे, बकरियां ले जाएंगे, और क्या ले जाएंगे, जंगली जानवर पशु, महत्वपूर्ण लकड़ियां ले जाएंगे, चंदन की लकड़ियां वगैरह, बहुत सारी चीजें, है ना। तो संसाधन यहाँ से जुटाने में आसानी होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को व्यापार के लिए चुना जाता था। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अगला, अब देखो ये तो ठीक है, इसमें जो खोजकर्ता का नाम है वो स्थानीय लोग हैं, अज्ञात लोग हैं। दूसरा, यहाँ पे जो सोने के सिक्के मिले हैं उसको खोजने का जो श्रेय मिलता है ना, कहाँ गया जी, है ही नहीं क्या इसमें? में भी हो सकता है, चलिए छोड़े, मैं बता दूंगा, ठीक है। सी के साहू जी को मिलता है, क्या नाम है, साहू जी को, ठीक है। जो सोने का सिक्का खोजने का श्रेय और उसको सही तौर पर निकालने का क्या किसको मिलता है, सी के साहू जी को मिलता है। शाह या साहू दोनों में से कुछ है, वो सरने में बाद में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अगला, यहां तक समझ में आया किसी को? क्या ये कहानी की तरह फ्लैश कर सकते हो कि नहीं, है ना। मैं अगर कहानी की तरह बताना चाहूँ, रिवाइज करना चाहूँ, तो क्या होगा, विदेशों से कौन कौन आता है, तो सबसे पहले आता है कौन, है ना, यहाँ पे इंडो, कौन से, ग्रीक सोसाइटी यहाँ पे बेसिक है ना, इंडो ग्रीक सभ्यता यहाँ पे आती है। उसके बाद क्या होते हैं, शक आते हैं, शक के बाद कौन, पार्थियन आते हैं, पार्थियन को हरा के कौन बना, कुषाण। कुषाणों के सबसे पहले का अगर नाम ले तो कुजुल कत्तीस, क्या नाम है, कुजुल। कुजुल के बाद कौन आता है ना, भीम कत्तीस। भीम कत्तीस के बाद कौन आता है, कुषाण, जो कि एकदम महानतम राजा था, है ना, सॉरी कनिष्क, क्या नाम है, कनिष्क। कनिष्क क्या था, सबसे महानतम राजा था। उसके बाद कनिष्क के बाद कौन आता है, तो उसका महत्वपूर्ण नहीं है, अंतिम क्या था, वसुदेव, है ना। वसुदेव क्या होता है, अंतिम राजा होता है, और वो शासन समाप्त हो जाता है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो दो राजाओं के प्रमाण मिलते हैं, पहला क्या है, भीमकथिस और कनिष्क। कनिष्क के साम्राज्य में छत्तीसगढ़ में व्यापार अच्छी तरीके से व्यापार स्थापित हुआ था। उसके पहले के प्रमाण की अगर बात करें तो सबसे पहला प्रमाण कहा, तेलीकोटा में मिला है, रायगढ़ जिले में। क्या मिला है, एक सोने का सिक्का। और हमें पता है कि जो कुजुल कत्तीस है उसने सोने के सिक्के गढ़वाए थे रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार स्थापित करने के लिए। और जो कनिष्क है उसने भी सोने के सिक्के गढ़वाए थे। दोनों का हो सकता है। खोजकर्ता का नाम क्या है, सी के साहू या शाह, है ना, दोनों में से कुछ हो सकता है। अगला क्या है, तो तांबे के सिक्के मिले। तांबे के सिक्के कनिष्क ने भी गढ़वाए थे, तो प्रमाण ये भी है कि तांबे के सिक्के क्या मिले हैं, कनिष्क के मिले हैं। झाजापुरी, पेंडरवा, बिलासपुर और दूसरा क्या मिला मैंने, कोरबा जिले में आपको मिले। क्या यहां तक समझ में आए सभी? ठीक। अंत कैसे हुआ, देखो शासन तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में चल ही रहा है, तो इसका अंत अगर भारतीय संदर्भ की बात की जाए, भारत के स्तर पर जाकर के बात की जाए, तो शक वापस क्या हो जाते हैं, रिवाइव करते हैं, है ना, घूम फिर करके वापस आते हैं। और उसके राजा होते हैं रुद्रदेव प्रथम, क्या नाम, सॉरी रुद्रदामन प्रथम। क्या नाम है, रुद्रदामन प्रथम। अगर हम अंत की बात करें, अंत कैसे होता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, है ना, तो वासुदेव पर हमला कर देता है कौन, रुद्रदामन प्रथम। तो शक वंश वापस क्या होता है, रिवाइव होता है थोड़े दिनों के लिए, रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, भारत के संदर्भ में। और अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ में तो पहले ही खत्म हो गया था, हुआ था कि नहीं, क्योंकि भारत में तो बाद में खत्म हुआ ना, छत्तीसगढ़ में पहले खत्म हो गया था। तो ऐसा माना जाता है कि मेघ वंश ने इनकी नींव को क्या कर दी, काट के बाहर कर दी। कौन सा वंश, मेघ वंश। कौन सा वंश, मेघ वंश द्वारा इसकी नींव को हटा दिया गया था, जो कि मेघ वंश क्या था, चेदी राजवंश का ही एक हिस्सा हुआ करता था, ऐसा कालांतर में माना जाता है। यानी मेघ वंश चेदी राजवंश का ही क्या था, एक छोटा पार्ट था। एक राजवंश था चेदी, जिसके नाम से छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ कहा जाता था। कालांतर में वही घिस घिस करके क्या बन गया, छत्तीसगढ़ कहलाया, ऐसा माना जाता है। तो चेदी राजवंश के सामंत हुआ करते थे मेघ, मेघो ने ही क्या कर दिया, छत्तीसगढ़ में कुषाण राजवंश को पूरी तरीके से भगा दिया, हरा दिया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, समझ पाए? थोड़ी देर के लिए देखो क्या क्या हुआ, याद करो। आगे